अभय अग्रवाल साहब, इन्होंने जो कहा इसके इसी के दौरान बता दूं कि यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएशन रोड मैप पूरा एक दिया मुकेश अंबानी ने, कि कैसे हम पूरा वैल्यू क्रिएशन करने वाले हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बचा कर रखेंगे, बाकी हम लोग नए सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। ये मान के चला जाए कि रिलायंस के पूरे ग्रोथ प्लान का एक की फोकस एरिया रहेगा ये। ये बिल्कुल रहेगा। और आप ग्रुप की हिस्ट्री देख लीजिए, शुरू हुआ है जब से मुकेश जी ने चार्ज बने, उसके पहले भी वो बड़ी बेट्स करते हैं। टेलीकॉम बड़ी बेट थी, मतलब ऐसा सेक्टर जहां पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू क्रिएट कर सके। छोटे प्लेस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी 200 बिलियन डॉलर के करीब है। तो आई एम श्योर वो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे ये 200 बिलियन 400 बिलियन बनेगा। 400 बिलियन बनाने के लिए बड़ी बेट्स लेनी पड़ेंगी, जो 50-100 बिलियन डॉलर ऐड करें मार्केट कैप के। तो ये करना उनको उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस हैं वो तो ग्रो होंगे, पर उसके साथ जो बड़े और एडजेसेंसीज़ हैं, नए बिज़नेस कैसे कैप्चर करें जो अगले 5 साल में 50-100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप एडिशन कर पाएँ। तो ये जो सारे अनाउंसमेंट हैं, एनर्जी बड़ा स्पेस है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्पेस है। और तो ये डेफ़िनेटली सोच समझ के ही उन्होंने किया है कि कैसे मार्केट कैप उनकी डबल होगी, और कैसे ये नए जो एडिशंस हैं बिज़नेसेस के, वो एक बड़ा पार्ट ड्राइव करेंगे नए मार्केट कैप का। हालांकि उन्होंने एक चीज और कही कि गोल्डन डिकेड जो 2027 तक है, तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा एबिडा जो है वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो कहां से ज्यादा पोटेंशियल आपको दिख रहा है वैसे? नहीं, देखिए, कोर बिज़नेस तो है ही, वो तो फायर कर ही रहे हैं। अंडर प्रेशर आप देखिए जो भी है, जो ऑयल O2C बिज़नेस जिसको हम कहते हैं, ऑयल टू कंज्यूमर बिज़नेस, वो एक कैश काउ है। और वो काफ़ी सपोर्ट भी करता है ग्रुप की बैलेंस शीट को, क्योंकि जो ग्रुप की डेट है, जिससे उन्होंने बाकी बिज़नेसेस क्रिएट किए, जो जिनको शुरू में काफ़ी ज़रूरत थी फाइनेंशियल सपोर्ट की, वो O2C बिज़नेस ने किए। सो आई थिंक O2C बिज़नेस जो है वो डेफ़िनेटली ग्रो करता रहेगा। और अभी उसमें ग्रोथ कम है, पर मुझे लगता है कि उनका फोकस रहेगा कि कैसे ग्लोबल एक्विजिशंस की तरह ऐसे समय में जबकि फॉसिल फ्यूल का मार्केट डिप्रेस्ड है, उसको बढ़ा सकें। दूसरी तरफ नए बिज़नेसेस जो हैं, जो अब नए जियो टेलीकॉम इंडिपेंडेंट होगा, तो उसमें क्या नए बिज़नेसेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मिक्स होगा सारे बिज़नेसेस का, और एक तरह से उस वो ग्रोथ सारे ओल्ड प्लस न्यू सब ग्रोथ ड्राइव करेंगे अब। ये सारे ग्रोथ ड्राइव करें। दलजीत सिंह साहब, ये चूंकि डबल करने की बात यहाँ पे की है एबिडा को 2027 तक, बाकी नंबर भी निकल करके सामने आए हैं। आप नज़र डालें यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह का इंडिकेशन है यहाँ पे? तो देखिए, मेरे ख्याल से नॉर्मली जो इस तरीके का गाइडेंस नहीं देते हैं, और ये एक बहुत ब्रॉड गाइडेंस जो दिया है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए भी, समझने के लिए कि किस ओर में जा रहे हैं। तो रिलायंस की अगर हम हिस्ट्री देखें, ये हमेशा लमसम में ही चलते हैं। 5-5 6-6 साल लगातार केपेक्स चलता है, 3 साल 5 साल, और फिर सडनली कुछ पीरियड 2 साल 3 साल ऐसे आते हैं जब बहुत बड़े नंबर्स आते हैं। तो पहले भी हमने देखा है, जैसे टेलीकॉम में काफी समय तक इन्वेस्टमेंट चलता रहा, फिर एकदम 2-3 साल अच्छे नंबर, बड़े बड़े नंबर्स आए। तो सेम चीज अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी हम देखें जो पिछले 2 साल 3 साल पहले जो अनाउंसमेंट किए थे सोलर में, और जो न्यू एनर्जी के जो बाकी अनाउंसमेंट्स थे, उसमें काफी कुछ अब जो है वो कमर्शलाइजेशन स्टेज पे आने वाला है। तो कुछ इस साल, कुछ अगले साल में आने वाला है। तो आई थिंक उनका जो बेनिफिट है वो हमें अगले साल 26 में कुछ दिखना शुरू होगा, वहां से नंबर बढ़ना शुरू होंगे। O2C तो अपना जो कैश का है वो तो चल ही रहा है, और जो ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी टेलीकॉम से, ये अपने आप को देगा। आप देखिए तो इन्होंने अब टेलीकॉम में जो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो गई, तो वहां से भी एक बड़ा EBITDA नंबर आना शुरू हो गया, और ये और आगे बढ़ेगा। एयरटेल तो इसी उम्मीद पे ही बैठे है ना, ये बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ भी चल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगले 2 साल में जो पिछले 3 साल का केपेक्स है वो बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस ये जो जो सेपरेट लिस्टिंग होगी उसका एडवांटेज मिलेगा। और ये सब मिला करके जो नए एनर्जी जो पोर्शंस हैं, वहां पर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब मिल करके आपका ये जो एबिडा का पाथ है वो बहुत क्लियर है। और आई थिंक उस हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस में बाई करने की। जो हमारे फोकस फंड में नहीं है, क्योंकि हमारा फंड छोटा स्मॉल कंपनीज के लिए है। बट अगर किसी का मैंडेट ऐसा हो कि बड़ी कंपनी ले सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू मैनेज।
हालांकि ये बताना भी ज़रूरी है दर्शकों को कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है, तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करके ये करें। एक चीज़ और, हालांकि आप निवेशक होने के नाते दलजीत साहब बता रहे थे, लेकिन सच पूछे तो मेरा इंटरेस्ट जो है एक कंज्यूमर होने के नाते यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। जियो फ्रेम का जो ऐलान इन्होंने किया है, जियो फ्रेम मैं पिछले दिनों गया था स्टॉकहोम या कहीं याद नहीं आ रहा कौन से देश में गया था, तो वहाँ एक कंपनी के यहाँ गया था, तो उन्होंने दिखाया था कुछ इस तरह का ग्लास उन लोगों ने इन्वेंट किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब देखने से लगता था कि दुनिया इतनी बदल जाएगी, मुझे नहीं पता था। अब रिलायंस ने यहाँ पे जियो फ्रेम का ऐलान किया है जो AI वाला स्मार्ट ग्लास रहेगा। अभय अग्रवाल साहब, आएगा तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बाकी सब लेंगे तो क्या होता है, सब लेते हैं, कोई ना ले तो कोई भी ना ले, पर ले दूसरा तो फिर अब एक चर्चा हो, आपने लिया, देखा, पर आई एम श्योर यूज़फुल भी होगा और आई थिंक रेज़िस्ट नहीं, करने का बहुत यूज़फुल है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ़ायदा हाँ, बहुत बहुत इस पर मैं तो वहाँ देखा तो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हुआ कि हम लोगों को ये हाथ में मोबाइल कैमरा और लैपटॉप टैब लेके घूमने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभिषेक अग्रवाल साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं हाल फिलहाल जापान में था, तो मैंने कुछ एआई ग्लासेस ट्राई किए थे जो भी वर्ल्ड के अंदर में लीडिंग है। एंड क्लियरली जैसे मोबाइल का रेवोल्यूशन हमने देखा था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अब हमारे लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है। मुझे लग रहा है कि अब उसी तरह से आप एआई का एक्चुअल कंज्यूमर प्ले ग्लासेस में देखेंगे। दूसरी बात है, रिलायंस ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज मेटा, जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टेड है और उन्होंने इधर एक तरह से लीड आप कह सकते हैं ले चुके हैं। उन्होंने रेबैन के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से एक उन्होंने ऑलरेडी 2 साल से जो ये रेबैन के ब्रांड के थ्रू बेच रहे हैं, उधर उन्हें बहुत बड़ा वैलिडेशन जो है वो मिला। और क्योंकि मेटा एक पार्टनरशिप ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है रिलायंस के साथ, इसलिए वो इन्होंने इंडियन मार्केट में एक्सटेंड कर दिया थ्रू रिलायंस। सो दैट मीन्स आज अमेरिका में रेबैन इतना प्रोमिनेंट ब्रांड है और उसके थ्रू ऑलरेडी बहुत बड़ा वॉल्यूम बिक रहा है। इंडिया के अंदर में अफोर्डेबल प्राइसिंग, क्योंकि अभी भी ये इतनी अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप ग्लोबल पेयर ग्रुप को अगर देखें, वहां पे रिलायंस का तो मॉडल ही है कि वो प्राइसिंग इतनी परफेक्ट करते हैं कि वो रिटेल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी आती भी है, और फिर मास स्केल पे जब उसे अडॉप्ट होता है तो फिर उसका इम्पैक्ट आप एक्चुअल देखते हैं यूज केस पे। तो उस तरह से अगर देखें तो ये अब क्योंकि अब रिलायंस इधर आ चुके हैं, तो बहुत जल्द अब इंडिया के मार्केट के लिए रियलिटी होगी। और क्योंकि मेटा एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑलरेडी एक लेवल पे अचीव कर चुका है अपने टेक्नोलॉजी के प्रूवनेस को, सो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन इंडिया के लिए मुझे होता हुआ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होगा। और आप अभी लैपटॉप के सामने बैठे हैं कि कैमरे के सामने मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये ग्लास आ जाएगा ना तो आप चाहें तो ग्लास लगा करके भी इस तरह से लाइव कर सकते हैं, हमारे चैनल पे बैठ सकते हैं। सुनील स्वर्णम साहब, इस ग्लास पे तो जब आएगा तब आपसे मैं उसी को कहूँगा पहन के आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको। लेकिन फिलहाल एक जो बड़ा ऐलान किया गया, क्योंकि मैं एनर्जी सेक्टर को लेकर बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और 2047 तक क्लीन एनर्जी की जो बात की गई थी इंडिया की, उस तरफ रिलायंस एक बड़ा कदम उठा रहा है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात कही कि इसमें स्केल भी होगा, एम्बिशन भी होगा और इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। वो ऐसा दिखेगा जो रिलायंस ने अभी तक बाकी सेक्टर में जितना भी कुछ किया उससे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो क्लीन एनर्जी लगता है कि एक बड़ा फोकस एरिया रहने वाला है। बहुत बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया था कि कच्छ में जो कर रहे हैं वो सोलार की जो कैपेसिटी वो भयंकर है। तो गोल हमारा था कि 230 तक हम 50% हमारा एनर्जी सोलार या अल्टरनेटिव एनर्जी के थ्रू करेंगे, और रिलायंस की ऐसी कदमें इसमें बहुत बहुत अहम चीज रखती है। और यही एक कंपनी है जो पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस है, वो कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी उसको ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। और सेकंड जो बात मैंने पहले की थी, कैश होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, आपको एक लंबी अवधि का टाइम, तो वो उनके पास है। यानी कैश आज लगाते हैं तो 3-4 साल के लिए उसमें प्रॉफिट नहीं दिखा, फिर भी वो लग के रहते हैं और ये नहीं दिखते कि हर साल ब्रेक इवन हो गया कि नहीं। तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन जो होता है जो इस फील्ड में जरूरी है, क्योंकि सोलर सस्ता नहीं है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सस्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी के बावजूद उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। इसलिए कोई बड़ी प्राइवेट दिग्गज जिसके बाद कैश फ्लो है, एक लॉन्ग टर्म विजन है, अगर वो इस गोल को अपनाती है ना, तो इस देश के लिए ये बहुत अच्छी चीज है और जरूर वो इसमें आगे बढ़ेगी इस एंडेवर में। बिल्कुल। सोलर में एक दिक्कत यह होता है कि पूरे सप्लाई चेन में हम लोग बहुत आत्मनिर्भर होते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें पर हमें इंपोर्ट पर निर्भरता रहती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। जो आप कह रहे थे बहुत परफेक्ट पॉइंट है कि वो स्केल अभी भी नहीं दिखा है।
इस्तेमाल करना बढ़ा है, इस स्केल अभी भी नहीं दिखा है। अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, कहीं पे हम लोग PLI जैसे स्कीम दे रहे हैं तो लोग उससे इंसेंटिवाइज होकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो स्केल और जहाँ पे इंसेंटिव नहीं है वहाँ पे प्राइस का मामला आ जाता है। तो अभय अग्रवाल साहब, मुझे लगता है कि जब रिलायंस इसमें एग्रेसिवली आएगी तो प्राइस का मामला भी खत्म हो जाएगा, स्केल का मामला भी खत्म हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक रिलायंस और दो और बड़े ग्रुप्स जो हैं जो स्पेस में हैं, वो जो गवर्नमेंट के अब फोकस है कि छोटे प्लांट ना बना के बड़े प्लांट्स पे फोकस किया जाए। और जैसे मैंडेट है कि 10% जो भी प्लांट की कैपेसिटी है उसको एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। वो छोटी बात नहीं है, वो सडनली आपका कैपेक्स बढ़ा देती है। तो उसका मतलब ये है कि अब छोटे प्लेयर्स उस स्पेस में खेल नहीं सकते, उनको खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की कि आपको एक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने की और जेस्टेशन पीरियड के थ्रू कैरी करने की। उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, और एग्जीक्यूशन स्किल भी होना चाहिए। सो आई थिंक ये 2-3 ग्रुप हैं इस देश में जो ये कर सकते हैं, उसमें रिलायंस क्लियरली एक लीडर है। तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन साथ में होना चाहिए, ये एक इंटीग्रेटेड प्ले है। और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा सेगमेंट है, ग्रोथ सेगमेंट है अगले 10, 15, 20 साल के लिए, तभी रिलायंस को भी अट्रैक्ट कर रहा है कि इसमें हम अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो भी ये करेंगे 100% उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। जो भी करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे, इसको लिए कोई डाउट नहीं है। और ये एक बड़े पैमाने पर आएगा तो चीज़ें जो क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान भी यहाँ पर सस्ते में आपको मिला करेंगे।